हेलो फ्रेंड्स, तो एटॉमिक रेडियस को पढ़ने के बाद अब हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग पढ़ना है जिसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनन ऊर्जा क्या होती है? देखिए, अगर यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से, बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं या आयनन ऊर्जा कहते हैं। The amount of energy required to remove one electron from the isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. The energy required for the removal of one electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब किसी भी एटम के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब एक प्रश्न तो होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की जरूरत क्यों होती है? तो उसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी सोडियम एटम का ले लेते हैं। चलिए सोडियम एटम की बात करते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक पिक्चर बनाते हैं, पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, हैविंग नो चार्ज, तो कोई खास मतलब नहीं यहाँ पर। प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी 11 प्लस चार्ज है किसपे? सोडियम में। और कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है? 281, यानी 3 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7 और 1 8। और जो तीसरी कक्षा है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन, केवल 1 इलेक्ट्रॉन ये है। तो हमें इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है? हमें इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकालना है, आउटर मोस्ट सेल से निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की नीड होगी। बोलो क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर इन प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, मतलब आकर्षण बल काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर इन प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है और हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। मतलब जो इसका अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है उस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट, विरुद्ध हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो एनर्जी तो लगेगी, क्योंकि इस आकर्षण बल के विरुद्ध हमको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इसीलिए आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी परमाणु के, किसी भी गैसीय विलग परमाणु के बाहरी कोश से, बाहरी कक्षा से, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए, लूज कराने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मेटल है M, मेटल कोई भी धातु हुआ, क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। M हुआ, ये गैसियस स्टेट में है। Mg, इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक, ये क्या बन गया? आयन बन गया। तो हम एक बात और कह सकते हैं, किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम को उसके मोनोवैलेंट केटायन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की, अब यहाँ एनर्जी की नीड लगेगी, एनर्जी लिखना पड़ेगा, एनर्जी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगाएंगे तभी वो मोनोवैलेंट केटायन में कन्वर्ट होगा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी,
कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किन बातों पर निर्भर करती है, मतलब किस पर डिपेंडेंट होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है वो है इसका साइज ऑफ एटम का साइज। तो एक बात याद रखें कि एटम का साइज जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, एटम का साइज जितना बड़ा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत उतनी ही कम लगेगी, अर्थात आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि जब एटम जितना बड़ा होगा, नंबर ऑफ सेल जितनी ज्यादा होंगी, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लूज कराना इजी होगा, यानी कि लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। क्लियर? इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा जो फैक्टर है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो ये यहाँ पे नोट कर लें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। ठीक, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। ठीक, इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है। न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स विल इंक्रीजेस एज इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज, सो large amount of energy required to remove the electron from the outermost cell। मतलब कि यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ज्यादा लगेगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मतलब कहने का कि ज्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आइए सीधी बात कर लेते हैं। मतलब क्या कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा, उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक, एक लास्ट है कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। चौथा जो फैक्टर है वो है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मतलब जैसे कि डी में 5 हो या डी में 10 हो, पी में या तो 3 हो या तो पी में 6 हो, क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। P6 मतलब फुल्ली फिल्ड, P3 मतलब हाफ फिल्ड, D5 मतलब हाफ फिल्ड, D10 मतलब फुल्ली फिल्ड। तो ऐसे अगर ऑर्बिटल का केस होगा तो वहां पर भी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि हम जानते हैं हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। जब कोई भी ऑर्बिटल आधा भरा होता है या पूरा भरा होता है तो वो ज्यादा स्थायी होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है और इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। कहने का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, तो ये कुछ जो फैक्टर्स हैं, साइज ऑफ एटम, स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात और है वो ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड कि जब हम किसी पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे आने पर और बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, ये दो चीजें तुम्हें पढ़नी पड़नी है। क्या पढ़नी है? पहली बात पढ़नी है कि क्या होता है जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देख लेते हैं। जब भी हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं
तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसका वैल्यू कम होता जाता है। क्यों? सवाल होता है क्यों, ऐसा होता क्यों है? क्यों कि जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, और हमने कहा कि अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो IE आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। तो कहने का मतलब जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो साइज बढ़ता है, ये पढ़ चुके हैं अभी एटॉमिक रेडियस के केस में। तो साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम हो जाएगी। और क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। अब यहीं से हम नोट कर सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है? साइज कम होता है, और जब साइज कम होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि हमने ये कह दिया क्या कि जब किसी वर्ग में, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होता जाता है, उसके वैल्यू में कमी आती है। और जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ये इतनी बात याद रखेंगे। क्यों होती है इसका रीजन भी आपको ये साइज ऑफ एटम से क्लियर किया गया। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको छोड़ करके। एक्सेप्शनल केसेस में कहीं पे अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की बात आएगी तो वहां पे कुछ केसेस में चेंज हो सकता है। बाकी जो नॉर्मल वे में चलता है वो क्या है कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर कम होती है और लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो ये इतना नोट रखेंगे। और अगले वीडियो से पहले एक बात और क्लियर कर दें। एक छोटी सी बात इसमें से और आपको नोट करना है, क्या कि एक होता है IE1 और IE2। ये क्या है? तो IE1 मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। जब आपने पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला, रिमूव कराया, तो उसमें जितने एनर्जी की नीड पड़ी उसे बोलते हैं IE1। और IE2 क्या है कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं, उसे रिमूव कराते हैं, तो उसे बोलते हैं IE2। और एक बात लिखी जाती है, क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है IE2 इज ग्रेटर देन IE1। मतलब प्रथम आयनन ऊर्जा जो होती है वो द्वितीय आयनन ऊर्जा से कम होती है, या आयोनाइजेशन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों होता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ज्यादा एनर्जी लगती है। ऐसा क्यों? उसका कारण आप यहाँ देखें। कैसे? कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? यहाँ पे थे 11 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो 11 प्रोटॉनों का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो 11 इलेक्ट्रॉनों पे लग रहा था। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, IE1 हो गया। IE1 के बाद जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। यानी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब क्या होगा? हम ये देख रहे हैं कि प्रोटॉनों का नंबर बढ़ चुका है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो हमने लिख रखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि अब जो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इन प्रोटॉनों का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। इसीलिए IE2 इज ग्रेटर देन IE1। और हाँ, अगर IE3 आती है तो उसकी एनर्जी और ज्यादा होगी। IE3 is greater than IE2 is greater than IE1। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। थैंक यू। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.